नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। अरे बाप रे बाप, बिहार से क्या दुखद खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में घुस गए हैं 7 आतंकी। 3 धमाकों के बीच सेंट्रल हॉल पर कर लिया है कब्जा। सामने आ रही है भयानक तस्वीरें। बिहार विधानसभा परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई जब सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की मॉक ड्रिल शुरू कर दी। इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के दौरान 6 से लेकर 7 आतंकी अचानक परिसर में घुस आए और सीधे सेंट्रल हॉल की ओर बढ़ते हुए नजर आए। ड्यूटी पर तैनात मार्शलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी हथियारों से लैस नकली आतंकियों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के तहत परिसर में 3 स्थानों पर विस्फोट के धमाके भी कराए गए, जिससे एक क्षण को परिसर में हकीकत जैसा माहौल बन सके। सभी धमाके सेंट्रल हॉल के आसपास ही कराए गए ताकि सुरक्षा तंत्र की तत्परता भी परखी जा सके। फर्जी आतंकियों ने 1 घंटे से सेंट्रल हॉल को कब्जे में ले लिया था। जैसे ही घटना की सूचना थाने तक पहुंची, लोकल थाना अध्यक्ष अमर कुमार तो तुरंत मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और मार्शलों से शुरुआती जानकारी ली और ऑपरेशन की समीक्षा तक कर ली। बिहार में गरीब दुखिया के लिए नीतीश कुमार ने खोल दिया है सरकारी नौकरी का पिटारा। 7 गरीबों को भी सरकारी नौकरियों में कम उम्र सीमा में मिलेगी छूट। नीतीश सरकार के पास पहुंच गई है सारी डिमांडे। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग ने अपनी पहली बैठक में राज्य सरकार से मांग की है कि वो सरकारी नौकरियों में 7 गरीब उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दे। आयोग के सदस्य डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी ने बैठक की अध्यक्षता तक कर ली है। ये समिति जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर देखेगी कि 7 गरीबों को अन्य पिछड़े वर्गों की तरह ही सरकारी नौकरियों की कम उम्र सीमा के लिए छूट दी जा रही है या फिर नहीं। सदस्य जय कृष्ण झा के संयोजकता में भी एक उप समिति का गठन किया गया है। इसे आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास के निर्माण के बारे में प्रतिवेदन भी दिया गया है। दयानंद राय का संयोजकता वाली उप समिति इस संभावना पर भी विचार करेगी कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था क्यों जरूरी है। वहीं पर वार पलटवार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी का झगड़ा पूरी तरह से बढ़ गया है। पीके ने उनको धमकी देते हुए यहाँ तक बोल दिया है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के बीच तो विवाद तो बढ़ता जा रहा है। अब पीके ने चौधरी को ललकारते हुए कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। हम तो उनसे यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। पीके ने यह भी कहा है कि वो किसी एफआईआर से डरते नहीं है। दरअसल बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने जेडीयू मंत्री की बेटी एवं समस्तीपुर से सांसद संभवी चौधरी के लिए लेन देन कर लोकसभा चुनाव का टिकट लेने की बात कही थी। इस पर अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही दोनों नेताओं का यह झगड़ा तो सियासी गलियारियों में चर्चा का विषय बन रहा है। सारना जिले के तरैया में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी जैसे कितने नेता आए और गए हैं, 3 साल से पैदल घूम रहे हैं, एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चले हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग तो दूसरे दलों से टिकट खरीद लेते हैं, खुद को ईमानदार बताते हैं। खुद जेडीयू के नेता हैं और एलजेपी में इनकी लड़की आती है, उसे टिकट मिल जाता है और वो एमपी तक बन जाती है। हमारा नहीं, जनता का सवाल है। और यहाँ तक एलजेपी के भी लोग यही सब कह रहे हैं। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। उन्हें पता नहीं है कि वो किससे उलझ गए हैं। बिहार से जनगणना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2 चरणों में होगी देश की पूरी जनगणना। पहली बार जातीय आंकड़े भी होंगे शामिल। भारत सरकार ने अगली जनगणना को तो 2 चरणों में आयोजित करने की योजना बना ली है। इस बार जातीय आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे। पहला चरण तो 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत पहले चरण में की जाएगी, ताकि मौसम जैसे चुनौतियों को ध्यान में रखा जा सके। जनगणना सामाजिक न्याय और नीतियों के लिए डेटा आधारित योजनाएं तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाली है। सूत्रों का कहना है कि देश भर में जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। ये निर्णय तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की मंजूरी तक दे दी है। अप्रैल में वैष्णव ने कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने का निर्णय ले लिया है। ये निर्णय सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम होगा, जो समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी ही है। ये तो बहुत ही साधारण बात है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और विभिन्न क्षेत्रीय दलों की ओर से देशव्यापी जातीय जनगणना की लगातार मांग हो रही है। जय हिंद, जय भारत।